हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश किशोर, आपका एवियन सर। आज आया हूँ जेई मेंस की एनालिसिस करने। और जेई मेंस में फिजिक्स में मैं सिर्फ मैकेनिक्स के बारे में बात करूँगा। तो बच्चों का काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि सर मैकेनिक्स अगर मैं स्टडी करना चाहता हूँ, उसकी तैयारी करना चाहता हूँ, पर एक 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 ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहता हूँ, उसमें पूरी तरह से डीप नॉलेज में नहीं लेना चाहता, पर जेई मेंस के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक एनालिसिस किया है आपके लिए, ताकि आप अपनी तैयारी मैकेनिक्स की इस तरीके से अपनी प्लानिंग बना सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जेई मेंस में मैंने 10 सालों का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस तैयार करवाया। ठीक है, 10 सालों का। तो 10 सालों में मैकेनिक्स में से कौन से चैप्टर के कितने कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, उनकी एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने इसमें परसेंटेज वर्सेस चैप्टर का एक ग्राफ बना रखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रोटेशनल मोशन का जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा है। अब आपको लगेगा सर रोटेशन तो हमें थोड़ा सा टफ लगता है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि आपको पूरी डीप नॉलेज रखने की ज़रूरत है। मैं क्या करके सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको भी आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस चैप्टर का जिससे सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आया है, दैट इज 5%। 5% ऑफ टोटल क्वेश्चंस जो 10 सालों में आए हैं, उनके 5% रोटेशनल मैकेनिक्स से कवर हुआ है। ठीक है, ऐसे समझना है आपको। ओके, तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस रिपीटेड मोड में आ रहे हैं उनको मैं आपको बताता हूं, ताकि आपकी जो स्टडी है वो इसके तरीके से प्लान्ड वे में आगे जो जेई मेंस आने वाला है उसमें आप यूज कर सकें। ठीक है, तो रोटेशन में बेटा सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कैलकुलेट करने का क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो एक पार्ट रोटेशन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में समय देना है, उसकी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें कोलिजन वाले बेस्ड भी हो सकते हैं। कोलिजन हो रहा है, एक बॉल आकर के रॉड से चिपक जाता है, वो सब में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सेंटर मास का ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है। ठीक है ना। ओके, फिर आता है इसमें रोलिंग मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। रोलिंग बिकम्स अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन के इक्वेशंस बहुत सिंपल हैं, ज़्यादा टफ कैटेगरी के नहीं आए हैं। ठीक है, फोर्स लग रहा है, उसकी इक्वेशन लिखना है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, नेट टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, और कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। ठीक है, बस इन 3 में इक्वेशन बन जाता है, काम हो जाती है। ठीक, एनर्जी बेस्ड में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रोलिंग मोशन में, रोटेशन मोशन में अप्लाई होता है, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। रोटेशन के 5% इसलिए हैं क्योंकि मैकेनिक्स के सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज होते हैं, इसलिए इसके परसेंटेज हाई हो गया है, क्योंकि हर चैप्टर की बेसिक इस चैप्टर में यूज कर लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो रोटेशन मोशन के 5% कवर हो गए। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट as far as mechanics is concerned is kinematics. ठीक है, काइनेमेटिक्स। अब आप बोलोगे ये तो पहला चैप्टर है सर और बहुत ही सिंपल लगता है हमें, लेकिन बच्चों इस चैप्टर में भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये मीडियम और इजी कैटेगरी में ही लाई करते हैं, ये टफ कैटेगरी में तो नहीं आए हैं क्वेश्चन। आए भी होंगे तो 10 सालों में कुछ एक क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, तो बच्चों इट इज वेरी गुड पॉइंट टू नोट दैट काइनेमेटिक्स कवर्स 3.87% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस, जो कि अच्छी बात है। अच्छी इसलिए क्योंकि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का पहला चैप्टर होता है और काफ़ी समय हम देते हैं क्योंकि मैकेनिक्स सीख रहे होते हैं, तो उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब मैं इस चैप्टर में बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो इस चैप्टर के बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जिसमें 1D वाला पार्ट में कवर करवा रहा हूँ। ओके,
देन ग्राफ का ध्यान रखना है आपको, ग्राफ की नॉलेज रखनी है, ठीक है। देन कम्स प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल के तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, आपको इसके बेसिक इक्वेशन लिखने आना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। उसके बाद कैलकुलस बेस्ड पे, यानी कि वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन कैलकुलस जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो वाले टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले, ठीक, इन सब का ध्यान रखना है। रिलेटिव मोशन भी है, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन 1D 2D में कवर करके पूछे गए हैं। तो इन शॉर्ट आपको इस दो चैप्टरों को मैकेनिक्स में अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना, जिसमें से प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है जी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एनएलएम फ्रिक्शन एंड कंस्ट्रेंट मोशन। देखो, मैकेनिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए आपको फोर्स का नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा, और फोर्स का नॉलेज फ्री बॉडी डायग्राम से आता है। तो ये चैप्टर तो बेसिक होना ही है, इसके बगैर तो कोई भी चैप्टर आप मैकेनिक्स के तो कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर में एनएलएम फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको फ्रिक्शन वाला पार्ट ज़्यादा करना है, ठीक है। तो स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन, इनके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको सर्कुलर मोशन में भी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये फ्रिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू रिवाइज और रिमेंबर, ओके, ठीक है। उसके बाद इसमें कंस्ट्रेंट में वेज कंस्ट्रेंट के मैं देख रहा हूँ, इसके भी क्वेश्चन रिपीट हुए। वेज कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना। पुली ब्लॉक में भी ध्यान रख लेना है, पुली ब्लॉक, इन सब को ध्यान रखना है, ओके। तो मैकेनिक्स का जो एनएलएम फ्रिक्शन वाला पार्ट है, वो कंस्ट्रेंट मोशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रेंट नहीं प्रैक्टिस करना है आपको, ना एडवांस में आता है ना मेंस में आता है। बस हम शुरुआत में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज देने के लिए, या फिर कुछ किताबें अगर आप फॉलो करते हैं, उनमें बहुत मल्टीपल पुलीज बने होते हैं। तो बच्चों, इसमें टाइम वेस्ट ना करें, अगर उसमें भी समझने में दिक्कत आती है तो यू कैन लीव इट। आपको सिर्फ 2 पुली बहुत है, बहुत ज़्यादा होगा 3 पुलिस, ठीक है ना। तो मूविंग पुलिस के कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने आपको आना चाहिए, ओके। तो ये हो गया एनएलएम फ्रिक्शन की बात। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। बट इसकी परसेंटेज देखी जाए 2.73 है, वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें इधर कहीं कवर हो गई होंगी, ठीक है। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से आप किसी भी मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, एक फोर्स मेथड से और एक एनर्जी मेथड से। तो एनर्जी मेथड आपको लाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस फोर्स मेथड से टफ लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले इसमें आपको वर्क कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ध्यान रखने है ना, वर्क कैलकुलेशन करने आना चाहिए, जिसमें वेरिएबल फोर्स टाइम का फंक्शन हो, फोर्स पोजीशन का फंक्शन हो, इसके वर्क कैलकुलेशन आना है। उसके बाद आता है यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी का डिपेंडेंसी मोमेंटम के साथ, ये सब छोटे छोटे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, ओके। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत ही बेसिक बात बोल रहा हूँ मैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब, ठीक है। और पावर का कांस्टेंट पावर केस आपको शायद पता होगा। कांस्टेंट पावर केस में अगर एक बॉडी मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर, तो उसकी पोजीशन कैसे कैसे चेंज होती है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, ये ध्यान रखना है। टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, उसका भी फंक्शन आ सकता है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रिपीट होता है, ठीक है, पावर वाले केस में। फिर इसमें स्प्रिंग का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, स्प्रिंग का, है ना, स्प्रिंग की एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग एनर्जी, है ना, कैसे कोई ब्लॉक को एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़े, जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं जो कोलिजन के साथ आते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, इसमें ऐसे लगा हुआ है ना, तो कोलिजन के साथ एनर्जी यूज़ होता है। तो जैसे ये ब्लॉक आकर के चिपक गया, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ, तो कोलिजन और वर्क एनर्जी पावर,
इनको यूज़ किया गया। आपको लग रहा होगा यहाँ सेंटर मास नहीं है, तो वो इन्हीं में इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है, सेंटर मास भी है यहाँ पर। तो कोलिजन के साथ वर्क एनर्जी पावर को यूज़ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर आ गया, जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम है और कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड देन पावर। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज सेंटर मास। सेंटर मास इज ऑल्सो अ बिग चैप्टर, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। अगर आप सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सेंटर मास में सबसे पहले तो आपको ये लोकेशन ऑफ सेंटर मास जो होता है, जिसमें सेंटर मास को लोकेट करना होता है, वो एक पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेंटर मास में आपको ये ध्यान रखना है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूज़ करेंगे जैसे बॉम्ब वाले, है ना, बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, कैसे एक प्रोजेक्टाइल जैसा बॉम्ब को फेंका गया, वो बीच में 2 टुकड़े 3 टुकड़े हो गए, एक यहाँ गिरता है दूसरा कहाँ गिरेगा, ये सब, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक तो इसमें वेलोसिटी बेस्ड होता है और एक पोजीशन बेस्ड होता है कि सेंटर मास चेंज नहीं हो रहा। सेंटर मास को अगर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंट होता है तो सेंटर मास चेंज नहीं होता, तो वो वाला पार्ट आपको यहाँ देखना है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन वाले। फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिजन, कोलिजन का ध्यान रखना है। कोलिजन में क्या ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। अगर ई गिवन है और इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है तो फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगे, इसका ध्यान रखना। और स्पेशल केसेस जो कोलिजन में होते हैं उनको भी ध्यान रखना है। स्पेशल केसेस क्या है, जैसे अगर इलास्टिक कोलिजन है, मासेस सेम है ना, याद आ रहा है, वेलोसिटी कैसे एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर मासेस सेम है, एक रेस्ट पर है, तो किसी ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज कैसे कैसे होती हैं उनकी, है ना। तो और मैसिव वॉल होता है एक, अगर बहुत हैवी मास है उससे कोलिजन हो रहा है। ये 3 स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर टाइम सेव करना है तो, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये हो गई कोलिजन की बात। देखो, वेरिएबल मास सिस्टम ये भी इस टॉपिक में आता है, पर इसके क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं, ठीक है ना। तो आप इन सब टॉपिक्स का ध्यान रखना। सेंटर मास को लोकेट करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन, वो बॉम्ब वाले प्रॉब्लम, और इसी में आ जाता है वो ट्रॉली में मोमेंटम कंजर्वेशन ही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। चलते हुए प्लेटफॉर्म से कोई कूद रहा है तो कितनी वेलोसिटी होगी, वो सब मोमेंटम कंजर्वेशन में ही आएगा। ऑलराइट, तो ये हो गई बात। नाउ द लास्ट पार्ट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर वैसे मैंने लास्ट में रखा है, परसेंटेज बहुत कम है, बट इसका कंसेप्ट आपको यूज होगा हर जगह। इसमें भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स भी होती है, सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स भी होती है, जिसमें वर्क एनर्जी पावर आ जाता है। तो सर्कुलर को आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसमें भी ले सकते हैं। आप इस चैप्टर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये भी ले सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स भी पता होनी चाहिए। तो सर्कुलर मोशन में क्या क्या ध्यान रखना है, सिंपल 2 चीजें हैं बस। एक इसकी काइनेमेटिक्स का ध्यान रखना है और दूसरा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब वही F = m सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल, ठीक है। ये 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, है ना, 2 टाइप के, एक सेंट्रीपिटल एक एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन जब भी आए ना, नेट एक्सेलरेशन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो AC का स्क्वायर और AT का स्क्वायर। ये बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक है जो बच्चों से हो जाता है इस चैप्टर में, कि वो एक्सेलरेशन को बस एक ही देखते हैं कि वो सेंट्रीपिटल है v²/r या ω²r। बेटा अगर ओमेगा और v दोनों चेंज हो रहे हैं, है ना, ओमेगा या v एक ही बात, चेंज हो रहे हैं, तो उसमें टेंजेंशियल एक्सटेंशन भी आएगा, ठीक है, उसका ध्यान रखना आपको। तो इस चैप्टर में इस पे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, है ना, तो उसकी एक्सप्रेशन बताओ। तो बस एक वेलोसिटी का फंक्शन टाइम का देख लेते हो तो आप dv/dt करके छोड़ देते हो। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में है तो एक एक्सप्रेशन और होगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक। तो ये पूरी एनालिसिस हो गई बच्चों मैकेनिक्स की, जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चन सारे देख करके ये ग्राफ बनाए गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा, और इस सेशन से जेईई मेंस में आप बताएंगे कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो मेरी एनालिसिस कितनी हेल्पफुल आपकी हुई।
ठीक है, तो कमेंट में आप बताएं कि क्या आप इस तरह से तैयारी करेंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग योर बेस्ट। बाय बाय।